हेलो गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल चैनल जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी के जो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। शुरुआत किया हमने पीवाईक्यू से। अभी पीवाईक्यू में हिंदी को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद और भी सेक्शंस आएंगे, जैसे जीएस के हो गए, कुछ उसके हिंदी के कुछ लेक्चर्स आ जाएंगे, शायद कंप्यूटर भी देख लेंगे, उसके साथ रीजनिंग भी देख लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे लेक्चर्स आने वाले हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में। तो एग्जाम्स कौन सा कवर करेंगे? मोस्टली जो ये जूनियर असिस्टेंट है, जिसको आप लोग जानते हैं, 2022 के पेट से भी आया, 2023 के पेट नहीं पेट, ठीक है। और इसी के साथ स्टेनो की भी पोस्ट आई थी। स्टेनो की भी 2-3 टाइप की पोस्ट आई, ये 2 बार आ चुकी है, एक बार 2022 के, एक बार 2023 के। ठीक है, 23 पे भी स्टेनो का ये जूनियर असिस्टेंट का आया है, सबको पता है। और भी वेरियस एग्जाम्स हैं, जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, समथिंग समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग। तो इस टाइप के एग्ज़ाम को हम पीवाईक्यू के माध्यम से कर रहे हैं, हिंदी को विशेषीकृत रूप में अच्छे फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ठीक है। और देखिए, एक्चुअली क्या है, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है, इनका कंपाइलेशन बहुत ही अच्छा है इस मामले में, और ये अच्छे से कवर करते हैं। और हर जो क्वेश्चंस हैं उनको वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन और व्याख्या बहुत अच्छा दिया है। और सर हर बार आपको परिभाषित रूप में चीज़ें व्याख्यित रूप में मिल जाएंगी, आपको परिभाषा के साथ मिल जाएगी, आपको बार बार रट जाएंगी चीज़ों को, अगर देख लिया आपने पूरी बार पूरा वीडियो तो। ठीक है। तो यही सबसे मेन कारण था इसको बार बार करने का। अगर हम एक अलग से पीडीएफ बना करके ऐसा कुछ करते तो शायद एक क्वेश्चन को एक ही बार लेते, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन को अगर एक बार उन्होंने करवाया दिया, तो जो उसके साथ एग्जाम्पल दिया तो उसका अलग है, फिर अगली बार जो क्वेश्चन आया दोबारा, तो उसके एग्जाम्पल मल्टीपल टाइप के हैं, अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने 10 इस इधर से कर लिया, यहाँ से लेकर 10 क्वेश्चन कर लिया, फिर यहाँ से लेकर के फिर आप 10 करेंगे तो 20 हो गया, फिर और करेंगे, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हर एग्जाम्पल्स को उन्होंने अच्छे से क्लैरिफाई किया है, दैट्स इट। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना जो ये शुरुआत वाला चल रहा है, हिंदी को अच्छे से सिरे तक ले जाने के बारे में। ठीक है, मेरा अंदाज यही है, मेरा तरीका यही है, जो आप लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाँ टॉपिक तो बताया नहीं है मैंने, टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेना चाहिए था। चलिए कर लेते हैं। टॉपिक ये है हमारा क्रिया। इसके पहले संज्ञा, सर्वनाम और बाकी जो वर्तनी और ये इन सब चीज़ों का जो था, सारा सब कुछ विशेषण वगैरह सब कुछ हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स में। ये 7वां नंबर का चैप्टर है और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिया। ठीक है। अब हो गया बिल्कुल, मतलब इंट्रो अच्छा से कर दिया। अब आइए बेहतर से समझते हैं, समझाते हैं और खुद भी समझते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। समझ में आई? इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन है? आपको साफ साफ स्पष्ट दिख रहा होगा। देख रहा है, देखना ही होता, खाना पीना, हगना, उठना, बैठना, चलना, ये जिस टाइप के भी काम होते हैं क्रिया, उसको कहा जाता है। तो साफ साफ इसमें दिख रहा है, जो व्याख्या है, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द देख रहा है। जिस शब्द से किसी का काम करना, होना, पाया, समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, देखना, मोबाइल चलाना, ये भी एक काम है। क्लास रिकॉर्ड करना ये भी काम है, नौकरी करना भी काम है, और सबसे बातें करना ये भी काम है। डैश 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 जोड़ लो, ठीक है। काम ही है, काम के अंतर्गत आता है। ठीक है। और हाँ, इसके रूप जो है, विकारी शब्द जो होते हैं, ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। वेरिएशंस जो वर्ड्स में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो क्रिया है वो बदलती रहती है। ठीक है। वर्ब जैसे बोलते हैं, वर्ब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी कड़ी में हमारा दूसरा प्रश्न है, देख लेते हैं। आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, समझ में आ रही होंगी और समझ में आएंगी भी, और आपको समझ में आनी भी चाहिए। नहीं आई तो फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है। निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया, अरे पेन क्यों नहीं लिख रहा है, लिखोने दो। हाँ जी, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? ठीक है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आने वाले टाइम पे हम दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से समझ लेंगे, देख लेंगे, लिख लेंगे, बूझ लेंगे। ठीक है, बूझना कहाँ होता है, समझ जाइए। तो पहला प्रश्न है, दीना निबंध लिखता है। ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी नहीं होता है, सबसे पहले मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया, पक्षी होता है, पक्षी पक्षी। ठीक है, मैं सही पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपना देख लीजिएगा। सी होता है सुरेश, सुरेश, सुरेश जो है सामान उठाता है। रोहित बलराम को खिला रहा है। ठीक है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी है इसके में, आप बताइए। इसके में नहीं, इसमें आप बताइए।
दूसरा प्रश्न है, दूसरे का आंसर कौन सा है? जो अकर्मक है, पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं, कब से उड़ रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा इसमें इफ बट लेकिन किंतु परंतु दिख रहा है ना, तो इसी से समझ जाइए। अब आपको धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आएंगी, आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएंगी। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इसका। हाँ, आंसर भी है इसका, दिए गए वाक्य में पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य की क्रिया पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य की क्रिया अकर्मक है। जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। साफ साफ है, व्यापार फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, याद रखिएगा, मैंने अभी बताया है आपको। क्रिया का व्यापार फल दूसरे पर न पड़कर स्वयं पर पड़ता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी मिलकर के बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है मास्टर, लेकिन आपको बोर नहीं होने देना है बस हिंदी पढ़ते हुए। बस इस चीज़ को समझ लीजिए, ध्यान लीजिए, बैठा लीजिए दिमाग में, फिक्स कर लीजिए। तो पहला है ये, बच्चा सो रहा है, श्याम हंस रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है क्या नहीं, क्या मतलब एक दूसरे का फल एक दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, मतलब वो स्वयं पर ही पड़ रहा है, बच्चे पर ही पड़ रहा है। कहाँ क्या कर रहा है, बिस्तर पे सो रहा है कि कहाँ सो रहा है, आसमान में सो रहा है, आसमान में कैसे सोया, तो इसी तरह से आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपको समझ में आएंगी, धीरे 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 चीज़ें आएंगी। तो आइए चलते हैं, अच्छा सा प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न है, आपको खूब मजा आने वाला है। प्रश्न संख्या 3 है, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? ठीक है, पहला है भाववाचक संज्ञाएं, निराशा, हताशा, भलाई, विजय और भाग्य। दूसरा है विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य तथा स्वेच्छाचारी, पुराना। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों। ठीक है, और 4 नंबर है अकर्मक क्रियाएं, लजाना, लजाना, समाना, मरना, सोना, पढ़ना। समझ में आया? दिमाग लगाइए, दिल दिमाग गुर्दा किडनी सब कुछ लगाइए, समझ में आएगा आपको। ठीक से रखे गए हैं तो देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा में संज्ञा है निराशा हो गई, ये भी भाव है, हताशा भी ये भी भाव है, भलाई यही भाव है, विजय भी भाव है, भाग्य भी भाव है। ठीक है, तो पहला सही है। ठीक है, विशेषण में शक्तिशाली क्या, पराधीन हो गया, शक्तिशाली ये भी विशेषता बता रहा है। सभ्य है, ये भी बताता है कि बहुत सभ्य लड़का है, बहुत सभ्य आदमी है यार, बहुत माई डियर आदमी, माई डियर। ठीक है, उसके बाद स्वेच्छाचारी, पुराना, ये भी विशेषण बता रहा है। सर्वनाम, सर्वनाम है मैं, तुम, हम, तुम्हारा, तुम्हारा क्या, ठीक है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब चीज़ तो हो सकता है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से जो आपका जो उत्तर है वो है 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, बाकी एक नहीं है। चलिए अब प्रश्न का जो वो देखते हैं, व्याख्या। उपयुक्त उपर्युक्त प्रश्न में भाववाचक संज्ञा, विशेषण एवं सर्वनाम शब्द समूहों में शब्दों को क्रमशः ठीक प्रकार से रखा गया है। पढ़ना शब्द सकर्मक क्रिया है, जबकि इसके अकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया के समूह में रखा गया है। पढ़ना शब्द जो सकर्मक क्रिया है, उसके बाद क्या है, अकर्मक क्रिया के समूह में रखा गया है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, सही है, बाकी ए वाला सही है, तीनों गलत है, बाकी ए सही है। समझ में, ये क्रिया है भाई, दूसरी क्रिया है, हाँ, अकर्मक क्रिया है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? बताइए, चौथा प्रश्न है। सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। कहने का मतलब एक कार्य कर लिया, उसके बाद दूसरी उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसको क्या मतलब, पूर्वकालिक ही तो बोलेंगे, उसको पूर्वकालिक ही तो बोलेंगे। ठीक है, एक क्रिया हो गई, दूसरी क्रिया कर रहा है तो पहले वाले को पूर्व ही तो हो गया। जब एक इंसान दूसरे से किसी से इश्क, प्यार मतलब इश्क में है या प्यार में था, अगर उसने उसको छोड़ दिया तो एक्स ही तो हो गई, तो पूर्व ही तो हो गया वो, पूर्व ही तो हो गया भाई, एक्स हो गई, वो पूर्व हो गया वो। अब नए वाली आ गई तो इसके सामने हमेशा एक्स ही तो बोलेगा वो, एक्स ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये मत रट मारिए कि एक्स कैसा लिखा जाता, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, मजाक था भाई, मजाक था। ओके, तो हाँ, तो हम आपको लेके चलते हैं, किस पे लिए चलते हैं, लिए चलते इस पे, आंसर इसका व्याख्या देखें। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर रही है उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नहाया तभी तो भोजन किया भाई, भोजन करने से पहले नहीं नहाया, मतलब नहा लिया उसके बाद तो नहीं नहाया ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। उसके एक क्रिया करने से, समाप्त करने से पहले दूसरा क्रिया जब कर रहा है, अरे भाई वही तो है, एक क्रिया कर दिया दूसरा क्रिया कर रहा है, तो ये पूर्वकालिक हो गई, बस हो गया। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं, समझ जाइएगा। बेहतर समझाने की कोशिश में थोड़ा सा इंसान बम्बल होने लगता है। ठीक है,
पांचवा प्रश्न है, प्रश्न 5 है अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है, बताइए। अब आप चल सकते हैं, कौन सी वृत्ति है? ठीक है, सामर्थ्य सूचक है, निश्चय नहीं है, बाध्यतापूर्ण नहीं है, बाध्यता नहीं, तुम जा ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते, चलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन वाक्य में अब चल सकते हैं सामर्थ्य सूचक है, वृत्ति है, सामर्थ्य है, आप चल सकते हैं, कोई बात नहीं, कैपेबिलिटी की बात हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। नाम धातु, ये ऑप्शन ये है, नाम धातु, द्विकर्म क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। द्विकर्म क्रिया, गाय को चारा खिलाया, द्विकर्म क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, 6वां। ठीक है, क्यों है कैसे देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रश्नगत वाक्य दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्म क्रिया है। कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं। प्रश्नगत वाक्य में 2 कर्म है, जैसे गाय और चारा दोनों है। एक कर्म बहुधा पदार्थवाचक चारा होता है, उसे मुख्य कर्म कहते हैं। और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक गाय होता है, गौण कर्म कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में दोबारा देख करके कर लेंगे, समझ में आ ही जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ठीक है, एक दूसरे पे टिका हुआ है, रुका हुआ है, संभला हुआ है, आश्रित है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, तो क्या है भैया? अभ्यास बोधक है, नित्यता बोधक है, प्रगति द्योतक सही है, पूर्णता द्योतक पक्ष है, कौन सा है? तो अभ्यास सही है, तो लगातार प्रैक्टिस कर रही थी तभी तो प्रथम आई है। नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा? फ्लक्फन नहीं होगा उसका, फ्लक्फन नहीं होगा तो क्या ऐसे होगा? पढ़ेगी तभी तो फ्लक्फन होगा। ठीक है, समझ में आई? आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। व्याख्या 1 है, आंसर इसका सही है। प्रश्नगत वाक्य में दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। में अभ्यास द्योतक पक्ष प्रस्तुत है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। इस क्रिया प्रकार को 2 दृष्टियों से परिभाषित किया जाता है। तो पहली दोनों दृष्टियां कौन सी है भाई, देख लेते हैं कैसी दृष्टि आ गई। तो पहली दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में, पहली दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में, मतलब वो जो क्रिया हुई है उसके आरंभ होने के काल के रूप में। दूसरा है, दूसरी दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया की इकाई के रूप में, इकाई के रूप की बात हो रही है। पहले प्रकार के अनुसार क्रिया का पक्ष को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले प्रकार मतलब पहली वाली में 4 टाइप के क्रिया के पक्ष को 4 वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उसको भी देख लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आरंभ बोधक है। इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है, जैसे अब रवि घूमने लगा है। इसके पहले घूम नहीं रहा था, आरंभ कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। दूसरा है नित्यता बोधक पक्ष। इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है, जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। नित्यता, कंटिन्यूटी है उसमें। ठीक है, रेगुलरिटी है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई अगर मुझसे ज़्यादा जानकारी होगा या फिर इस पुस्तक से ज़्यादा ये जो डिस्प्ले पे दिख रहा है इससे ज़्यादा अगर किसी को जानता होगा तो सुन लेना यार। यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही है, अभ्यास कराने की बात हो रही है। ओके। प्रगति बोधक, इसमें क्रिया की निरंतरता प्रगति का बोध होता है, जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ तो बढ़ेगी ही, ठीक है, बढ़ना तो नेचुरल फेनामेना, कॉमन फेनामेना। ठीक है। घ है ये पूर्णता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है, जैसे वह तब तक जा चुका था, वह तब तक जा चुका था, वह तब तक जा चुका था, वह तब तक जा चुका था। समझ आए? पूर्णता हो गया, जब वो पहुंचा या कुछ ऐसा हुआ तब तक वो जा चुका था। क्रिया प्रक्रिया के इकाई रूप में निम्नलिखित
वर्गीकरण किया गया। अब देखिए इकाई वाली बात हो गई, उसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें था, बताते हैं, स्टाइलस कौन सा चेंज करें, ओके 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 ओके, ऑलराइट, यस दिस इज द, 4 प्रकार की बात हो रही थी। पहली दृष्टता वाली ये थी और दूसरी दृष्टि क्रिया के रूप में था। पहले प्रकार ये इस वाले प्रकार के हिसाब से 4 वर्गों में बांटा गया था। अब इकाई वाला देख लेते हैं, अभी क्रिया के आरंभ वाला था, अब ये इकाई वाला देख लेते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा से समझाया है, इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आपको बहुत बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे और ठीक है, क्या बोलते हैं, धनात्मक सिद्ध होंगे, जो भी है सिद्ध तो होंगे ही होंगे। इकाई के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। निम्नवत वर्गीकरण किया गया, तो पहला है निश्चयता बोधक पक्ष। पहला है निश्चयता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के अध्ययन का निश्चय नहीं हो पाता, मतलब अपडेशन का कोई डिसीजन नहीं हो पाता, फाइनल वो कुछ में समझ में नहीं आता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है, कंटिन्यू। सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है, ये फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की मतलब अगला जो इसका टाइप है, ठीक है, ये तो समझ में गया, निश्चयता बोधक, अनिश्चितता होगा और क्या होगा, नहीं दो भी होगा, देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब अभ्यास बोधक पक्ष, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई, यही है, नैसर्गिक रूप से यही सूचना प्राप्त हुई है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ लफड़ा है ही नहीं। तो एक हो गया निश्चितता वाली और ये हो गई अभ्यास बोधक पक्ष, समझ में आई, ये इकाई को लेकर के चलना था। अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, आपको समझ में आएंगे, नहीं समझ में आएंगे तो हम बैठे ही हैं, फिर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। कंडीशनल है, एक कंडीशन दूसरे पे कंडीशन रखे पड़ा है, ठीक है। संदेहार्थ है, संकेतार्थ है, संभावनार्थ है, निश्चयार्थ है। तो ये संकेत की बात तो कर रहा है, अगर यदि सारा सामान मिल गया तो ही भोजन अच्छा पकेगा, अदरवाइज नहीं पकेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न सही है तो, प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है तो, प्रश्न का तो वाक्य में यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा में क्रिया की वृत्ति का संकेतार्थ भेद प्रस्तुत है, ठीक है। वृत्ति का अर्थ है मनः स्थिति, वक्ता की वृत्ति का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब है वक्ता की वृत्ति का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्ति कहते हैं। हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। वृत्ति जो हिंदी में 5 भेद होते हैं, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे विद्यर्थ, ठीक है, विद्यर्थ का अर्थ है विधि ठीक है, विधि संबंधी क्रिया। अरे विद्यर्थ मतलब विधि संबंधी क्रिया करने देने का भाव। जैसे जरा यह प्रश्न बताइए, कृपया यह प्रश्न बताइए, जरा सुनिए, जरा इधर आइए, जरा यहाँ बैठिए, जरा उठ के जाइए। इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं इसको कोटेशन में आप लिख लीजिएगा। विद्यर्थ हो गया। दूसरा निश्चयार्थ क्या है, जिस क्रिया रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता है वहाँ निश्चयार्थ वृत्ति प्रयुक्त होती है। जैसे आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है, आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है, निश्चयार्थ है। संभावनार्थ देख लेते हैं एक बार, क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध होता है वहाँ संभावनार्थ वृत्ति उपस्थित होती है। जैसे संभव है आज वेतन मिल जाएगा, संभावना दे रहा है वो। अब संदेहार्थ देख लेते हैं, संदेहार्थ, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह का भाव हो उसे संदेहार्थ हो गया। वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा की बात कर रहा है, ठीक है, तो संदेह वाली बात हो गई। अब ये संकेतार्थ की बात कर लेते हैं। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं
उनमें कार्यकरण संबंध होता है तथा उसके परिणाम की भी सूचना रहती है, उसे संकेतार्थ वृत्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में भी था कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, तो यही तो है, ठीक है। तो संकेत की बात हो रही है, संकेतार्थ, उसी वृत्ति के बारे में इतना सारा उसने समझा दिया। अब भी समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो अगली बार समझ लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, शुरुआत किया है, स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट तो स्टार्ट किया है, तो आरंभ बोधक पक्ष तो लग ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। बाकी तो बीच बीच वाली है सारी चीज़ें हैं, ये तो अभी तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन ये है आरंभ कर दिया इसने, तो आरंभ बोधक पक्ष हो गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बी है, आरंभ बोधक पक्ष, इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। जैसे अब मोहन खेलने लगा है, अब सीता चलने लगी। देखिए इसको अगर बार बार नहीं देखेंगे ना अभ्यर्थी लोग, जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर ये परिभाषा नहीं देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है भाई, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदी आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं है सर, ठीक है। देखते हैं। अब सीता चलने लगी है, अब मोहन खेलने लगा, अब सीता चलने लगी, ये आरंभ वाली बात है, आरंभ बोधक। सातत्य बोधक देखते हैं, सातत्य, इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया निरंतरता का बोध करती है। जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, कंटिन्यू मेंटेन है, चल रहा है, ठीक है, तो वही है। प्रगति बोधक, इसमें क्रिया की निरंतरता प्रगति का बोध होता है। जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, बढ़ रही है, हो गया। समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी समझने की कोशिश करें, ठीक है। पूर्णता बोधक क्या है पक्ष, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है। उदाहरण, वह तब तक जा चुका था, वह तब तक जा चुका था, कंप्लीट हो गया, ये पूर्णता हो गया। तो अगर इसको परिभाषा की दृष्टि से देखें तो क्रिया प्रतिक्रिया व्यापार की इकाई के रूप में निम्नवत वर्गीकरण किया जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ भी वर्गीकरण देख लीजिए। नित्यता बोधक पक्ष, नित्यता बोधक पक्ष, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के आद्यंत का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। यथा सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। चलें, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो एक उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूर्णता बोधक हो गया, ये नित्यता बोधक, बस और क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये लगातार चल रहा है। अब अगले हम पीडीएफ पे चलते हैं। ठीक है, नहीं अभी नहीं चलते हैं। एक बोधक और रह गया है, अभ्यास बोधक रह गया, ठीक है, अभ्यास बोधक रह गया। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसमें कौन कौन सा बोधक रह गया है, तो यथा वाली बात हो गई थी, अभ्यास बोधक हो गया ये, उसके पहले नित्यता बोधक, पूर्णता बोधक, सातत्य बोधक, एक और है क्या, अभ्यास बोधक, ठीक है। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है। जैसे दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, ठीक है, अभ्यास कर रही थी तभी तो हुआ, कंटिन्यूसली इसी पे चल रहा था। तो इसी तरह का ये जो प्रश्न है चलेगा, और इस तरह से हमारी फिर सूचनाएं भी मिलती रहेंगी हमें परिभाषा के रूप में। आइए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, बताइए। 10वां प्रश्न है, विद्यार्थ लिखा है, विद्यार्थ हो गया या निश्चयार्थ हो गया या संदेहार्थ हो गया या संकेतार्थ हो गया। विधि विधान की बात कर रहा है ना, विधि और तो इसी है, यही है, विधि विधान की बात कर रहा है। विद्यार्थ वाले में विधि विधान की बात होती है, तो यही है। देखते हैं विद्यार्थ क्या है, विद्यार्थ क्या है। विद्यार्थ का अर्थ होता है विधि संबंधी तात्पर्य अथवा किसी क्रिया करने का भाव होता है। वाक्य में जरा मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, इच्छा है अतः कीजिए, क्रिया रूप में विदर्थ का बोध करता है, विद्यार्थ का बात होता है, विद्यार्थ, विद्यार्थ, ठीक है, समझ में आई। अगला प्रश्न देखते हैं।
11 है, 11 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, सॉरी, रोहन चाय पीकर बैठ गया है, तो इसका आंसर क्या है? पूर्वकालिक है। चाय पीना, ठीक है, चाय पिया तो ठीक है, उसके बाद बैठ गया तो पूर्वकालिक तो हो गई, तो आंसर सही तो है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह रोहन चाय पीकर बैठ गया, पूर्वकालिक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ ही गया तो इसको ले ही लेते हैं, छोटा सा तो था। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। ठीक है, उड़ना, उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। दिलाना दे रखा है। प्रस्तुत विकल्पों में प्रेरणार्थक क्रिया दिलाना है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उठना नहीं है, ये अगर उठाना होता तो हो जाता, उड़ाना होता तो हो जाता, चलाना होता तो हो जाता, लेकिन ये दिलाना है, देना होता है एक, उसके बाद दिलाना। तो यही है, और ज़्यादा कुछ मोह माया नहीं है। आप लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाइए इसमें, ठीक है। तो बस यही है, प्रेरणार्थक क्रिया है जिन क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य करके किसी, बता ही था। 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर है, वह पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? बताइए। संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्णकालिक, पूर्वकालिक क्रिया है, असामान्य। देखिए पूर्वकालिक तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, वो पहले खाना खा के पढ़ रहा है या घूम के पढ़ रहा है या स्कूल से आके पढ़ रहा है, ये सब तो है नहीं। ये संयुक्त क्रिया है, पढ़ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, आंसर यही है। ए है, पढ़ रहा था, सॉरी, हाँ पढ़ रहा था, पढ़ रहा है क्या बोल दिया यार, हाँ। इसमें संयुक्त क्रिया है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खाने लगा, वह पेड़ से कूदा, पेड़ से कूद पड़ा, वह खाने लगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर है, वह शाम को घर जाएगा, वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है, बताइए। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न में वृत्ति का कौन सा अर्थ है, बताइए भाई। संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ या विद्यर्थ। ठीक है, तो निश्चयार्थ, शाम को घर जाएगा, कंफर्म हो गया भैया, संकेत नहीं है, कंफर्म है। मूड, मूड ये तो वृत्ति, मूड का सही वक्ता की मन स्थिति है जो वाक्य में क्रिया रूप द्वारा व्यक्त होती है। जो कार्य या व्यापार लौकिक जगत से घटित न हुआ हो, वरन जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा हो गया, इच्छा हो गया, संभावना, अनुमान के आदि के रूप में निहित हो, उसका संबंध वृत्ति से होता है। उपयुक्त वाक्य में वक्ता के घर जाने के निश्चय की वृत्ति, मूड प्रदर्शित होता है, अतः यह निश्चयार्थ वृत्ति होगी। फिक्स तो हो गया, यही तो बात कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, उन्मुक्तता देखते हैं। ये हमारा प्रश्न 14वां था। अब आइए हम 15वां पे हम चलते हैं। 15वां का तो आंसर दिख ही गया है, तो छुपाने से क्या फ़ायदा। हाँ, 15वां। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है? बनाता है, लगातार मतलब करता रहता है, वो ये बात करता है, ठीक है। तो बार बार आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति मतलब बार बार कर रहा है, आज बनाया, कल बनाया, बनाता है, बनाता है, किसी ने देख लिया, हाँ बनाता है, ठीक है, बार बार बनाते हुए देखा तभी तो बोला है, इसके पहले इसका मतलब बनाता है। तो आवृत्ति मूलक ही हो गया। सातत्य तो नहीं, लगातार तो चल तो नहीं रहा, स्थितियात्मक तो रुक तो नहीं गया, पूर्ण नहीं तो हुआ, बना चुका है ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन बनाता है तो हो गया। वह भोजन बनाता है, वाक्य में क्रिया की आवृत्ति मूलक है। आवृत्ति की मतलब मैं बोल रहा था बार बार, मतलब रिपीट हो रही है, रिपीटेशन होता है, इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है। तो अब एक बार और देख लेते हैं, जो सातत्य हैं, पूर्ण हैं और स्थिरात्मक हैं, तो देख लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको। आंसर का देख लेते हैं इसका। हाँ, सातत्य परक पक्ष है, इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। जैसे अंजलि लिख रही है,
पूर्ण पक्ष हो गया, ये मतलब ये सातत्य वाला हो गया, और पूर्ण वाला हो गया इस पक्ष की क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मोहन दौड़ चुका है, ये लिख रही है, ये चुका है, तो स्थित्यात्मक है क्या है, इस पक्ष में क्रिया रूप में से व्यक्त न होकर संपूर्ण वाक्य गठन से व्यक्त होता है। इस प्रकार के वाक्य में स्थित्व या स्थिति का बोध होता है, जैसे वह पेड़ है। ठीक है, समझ में? आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, बताइए। जिसमें नहीं पड़ता है वो अकर्मक होती है, जिसमें पड़ता तो सकर्मक होगी। सीधी बात है, सिद्धि बात है भाई। 16 नंबर प्रश्न का व्याख्या देख लीजिए। बोला जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है, क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर पानी पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक है। ओके, अगला चलिए, निकल गया तो निकाल ही देते हैं इसको। 17 नंबर प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। तो धातु ही बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, और जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है। पद को ही रूप भी कहा जाता है। रूप वाक्य में प्रयोग के योग शब्द ही पद या रूप कहलाता है। एक एक रूप की बात हो गई। देखिए, एक एक चीज एक दूसरे जुड़ी है, ये जिससे जुड़ी है, ये दूसरे जुड़ी है, ये दूसरे जुड़ी है, ये दूसरे जुड़ी है, इससे जुड़ा है, इसी से है। बहुत बड़ा आंधी तूफान नहीं है, एस्ट्रोफिजिक्स नहीं है, हिंदी ही। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए भाई। इसमें ये जो फल है क्रिया का किस पे हो रहा है? कर्ता पर ही तो पड़ रहा है, अकर्मक है। देखिए, राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव है, तो सोना से रहा है कर्ता और क्रिया, ठीक है, उसी पे तो पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, चमकना, गिराना, देना। बताइए, प्रेरणार्थक। गिराना है, उठना खुद का हो गया, चमकना खुद का हो गया, देना खुद का हो गया। ये गिराना है, किसी को गिरा रहा है, वो कोई आदमी गिर रहा है, उसको गिरा भी रहा है, या नहीं गिर रहा तभी उसको गिरा रहा है। तो बस यही प्रेरणार्थक की बात है, गिराना। बार बार की बात हो रही है तो रिपीट हो रही है, इसी वजह से इसको हो रहा है। गिराना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं द्वारा बनती हैं। मूल क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। जैसे कर को कराना हो गया, आना हो गया, कर में जोड़ दिया आना तो कराना हो गया, प्रथम हो गया, करवाना हो गया, द्वितीय हो गया, वाना जोड़ दिया तो करवाना हो गया। ठीक है, देखते हैं। तो 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। छांटिए भाई, चार ऑप्शन देखिए, छांटिए, छांट के बताइए, मैसेज करिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो ये इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपरयुक्त विकल्पों में लिखना जो है सकर्मक क्रिया है, लिखना। जो शेष शब्द चलना, सोना, मुस्कुराना अकर्मक क्रिया हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। अगर हाँ 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 क्या लिख देंगे तभी पता चल जाएगा, किसे लिख देंगे तभी पता चल जाएगा, किसको लिख देंगे तभी पता चल जाएगा। यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। अगर उत्तर मिल जाए कि किसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किसको, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया मानी जाती है। लिखना क्या है? लिखना शब्द में
प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होता है, अन्य शब्दों से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है, सकर्मक हो गई। अब देख लीजिए, सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए इसकी परिभाषा बदल रही है, आप समझ में आई है। कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तब भी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार का परिणाम कर्ता पर पड़ रहा, कर्ता पर, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, 20 नंबर प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बताइए। बहुवचन पुलिंग, एकवचन पुलिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। बताइए। इसका आंसर है एकवचन पुलिंग। आइए देखते हैं व्याख्या। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। वह सदैव एक वचन पुलिंग में रहती है। उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। इसके पीछे ये है, एक्चुअली इसमें कोई कर्ता है नहीं, इसी को जो यहाँ संज्ञा है नहीं, और कोई मतलब इसके जगह कोई कर्ता नहीं है, तो ये सीधी सीधी बात है, ये जो क्रिया है, टहलना एक क्रिया खुद का है, लेकिन क्या है, क्रियार्थक है, ये करने वाला चीज़ है, ठीक है। 22वां नंबर प्रश्न, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक। बताइए, 22 नंबर प्रश्न है नाम बोधक ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं भेद हम लोगों ने, ठीक है। आइए देख लेते हैं। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया करने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं। जैसे भस्म, संज्ञा, करना क्रिया, भस्म करना अन्य, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। बाकी ये तो है ही तीन, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, ये संयुक्त क्रिया के वो हैं, और ये नाम बोधक नहीं है, ये दूसरा कुछ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, तो पहला हमें नाम धातु प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो बताइए, नाम धातु का होगा, नाम धातु क्रिया होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। व्याख्या है, बोलता है हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया है, क्या होती है भाई? संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, चिकना से चिकनाना। समझ में आया? तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक। देखिए द्विकर्मक तो है नहीं, संयुक्त क्रिया तो है नहीं, प्रेरणार्थक ऐसी कोई बात नहीं है। पहले पढ़कर क्या होगा? अब पहले पढ़ चुका है, अब पढ़ करके क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पूर्व में जो हुई थी वही हो गई, और क्या। तो ये है, अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जब दो क्रिया एक साथ चलने लगे तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रयुक्त प्रस्तुत हो द्विकर्मक कहलाती है। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया, ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना, पिटवाना, मरवाना, तोड़वाना। दैट इज द फैक्ट व्हाट आई एम सेइंग दैट। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। इसमें तो आंसर देखिए, एक छोटा प्रश्न है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, चला, जगाना, पढ़ना, बदलना। ठीक है, बी है, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ठीक है, जैसे आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। हो गया।
तो जगना, जगाना, जगवाना, उठना, उठाना, उठवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। ठीक है, प्रेरणा दिखा रही है। जगना से जगाना हो गया, फिर जगवाना भी हो गया, ये जगना वर्ड है, और इसी से जगाना हो गया, किसी को जगा रहे हैं, और इससे बोल करके किसी और को जगवा भी रहे हैं। उठना हो गया, उठाना हो गया, इससे उठवा भी रहे हैं। खाना हो गया, खिलाना हो गया, और खिलवा भी रहे हैं। दैट्स इट, यही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में कौन सा क्रिया है भाई? संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है, सकर्मक है? बताइए बताइए बताइए। सकर्मक। ठीक है, क्रिया भाई दूसरे फल पे पढ़ तो रहा है ना, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में सकर्मक क्रिया है, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। बस रामफल खाता है, फल खाता है। अंकित टीवी देख रहा है। ठीक है, देख रहा है, टीवी देख रहा है, हो गया। अंकित पे आ रहा है तो राम पे आ रहा है, हो गया। 27 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। मीरा, मीरा जोर से हंसी। ठीक है, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? 27 नंबर प्रश्न बताइए। मीरा जोर से हंसी, अकर्मक है, प्रणार्थक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है? कौन सा है? अकर्मक है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसका संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसके द्वारा किसी को प्रेरित कर दे तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के संपादन में कर्म आवश्यक हो तो सकर्मक क्रिया, तथा दो कर्म की आवश्यकता हो तो द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां है, मैंने रमेश को पत्र लिखवाया। रमेश से पत्र लिखवाया, को नहीं है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन है? बताइए 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 बताइए, कौन से प्रकार की क्रिया है? अभी ऊपर दिखा गया है, प्रेरणार्थक, करवाया गया है। ठीक है, तो हमारा ये जो व्याख्या देखते हैं इसको, रमेश, ठीक है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया जो प्रेरणार्थक क्रिया है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, वह प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो देख लेते हैं इसके अन्य उदाहरण, जैसे उठवाना, चलवाना, खिलवाना, दिखवाना, सजवाना, पिटवाना। ठीक है, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जैसे नाम धातु क्रियाएं होती हैं, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गरम से गरमाना, शर्म से शर्माना आदि। इस तरह की क्रियाएं दो या अधिक वस्तुओं के मेल से बनती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बेच लेना, काम करना, बुला देना, मार देना, लेट जाना, गिर पड़ना, उठ भागना। ध्यातव्य है कि किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी है इधर, फिर खत्म होगा। हाँ, जैसे कुछ है ये, खट से खट खटाना, झन से झनझनाना, भन से भन भनाना, सन से सनसनाना, थप से थपथपाना। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है कौन सी क्रिया है? थी। ठीक है, योजक क्रिया, अधिकारोधक तक, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, कौन सा था इसमें? बताइए। तो ये योजक क्रिया है, जोड़ी जा रही है। ठीक है, जोड़ी जा रही है तो योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है। जो योजक दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है उसे संबंध द्योतक या योजक, संबंध द्योतक या योजक। ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा था संबंध द्योतक, उसको योजक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
30वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। कर्सर भाग जा रहा है, वेरी गुड। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। क्या धातुएं हैं भाई? 30 नंबर का प्रश्न है, देखिए। संयुक्त धातु, दुकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। चलिए बताइए। तो ये है साधित सकर्मक धातु, ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई, क्या बोलते हैं उसको? साधित सकर्मक धातु। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। समझ आई? मूल अकर्मक को धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं धातुएं बनाई जाती हैं। विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, अतः यह सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त दो अन्य धातुओं के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं, जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया, खा चुका, जा चुका, रुक गया, ठीक है। जिन धातुओं के संपादन में दो क्रमों की आवश्यकता हो द्विकर्म धातुएं कहते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, ठीक है। यहां जो है लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म हैं, अतः पढ़ाता हूं द्विकर्म हो गया, धातु हो गया, द्विकर्म धातु हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में, रुक करके फिर से आप खुद पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिख रहा है, राम मोहन को रुला रहा है। बताइए। तो अकर्मक क्रिया है, देखिए इसमें कुछ और नहीं, पानी बरस रहा है बस। कहाँ बरस रहा है, कौन कहाँ, क्या, सब कुछ नहीं है इसमें, ये यही है, पानी बरस रहा है बस, कंटिन्यू, इट इज रेनिंग, हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। हाँ, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया है। शेष विकल्पों में वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यह है 32 नंबर का प्रश्न है, हथियाना। हथियाना में कौन सी क्रिया है? बताइए। हथियाना में कौन सी क्रिया अभी हमने क्वेश्चन किया है, ध्यान से पढ़िए। प्रेरणार्थक है या संयुक्त है या अनुकरणात्मक है या डी जो है आपका नाम धातु है? तो आंसर इसका डी ही है। हथियाना में नाम धातु क्रिया है, वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, पीठ से पिटियाना, थप्पड़ से थपड़ियाना ठीक है। ठीक है, वाह क्या बात है। तो सही सलामत हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं 8वें चैप्टर पे। बाकी सारे लेक्चर्स को अच्छे से हम लोगों ने कर लिया है। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा अव्यय पे आधारित होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर, 7 चैप्टर कर लिया है। उसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया, 300 प्लस क्वेश्चन किया है। तो इस हिसाब से 16, 17, 18 वीडियो हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस वीडियो के बारे में कमेंट में बताना है कैसा है वीडियो। दूसरा ये है, डिमांड करना है कि क्या क्या आप कौन सा किया जाए, इसको पूरा कर दिया जाए, इसी के साथ जोड़ दिया जाए, इसी के साथ पैरेलल और भी वीडियो डाला जाए। एक दिन में एक ही डाला जा रहा है, और भी इसमें वीडियो अपलोड किया जाए और भी सब्जेक्ट का। और तीसरा ये है कि अगर आप जीएस से रिलेटेड कोई और कोर्स चाहते हैं, या हिंदी में कोई और कोर्स चाहते हैं, या स्टेनो में कोई कोर्स चाहते हैं, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, सारी चीज़ें एकदम अवेलेबल हैं आपको एक नंबर के आइटम में, एक नंबर, ठीक है, वो सब मिलेंगी। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हो, या वीडियो पसंद आया हो, या लेक्चर पसंद आया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।